नमस्कार साथियों, मैं नागेश गहलोत स्वागत करता हूं आपका निदान क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण सेशन जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा। मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो देखिए मध्य प्रदेश को जो है वो 7 भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने? 7। ऑप्शन में यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 7 भौगोलिक भागों में जो है मध्य प्रदेश को विभाजित किया जा सकता है। आइए मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश का विस्तार जो पाया जाता है वो 870 किलोमीटर 870 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार पाया जाता है। और उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें हम, उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें मध्य प्रदेश का तो 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है मैप में आपको कि ये यहाँ पर मालवा का पठार, ये पहला क्षेत्र है। मध्य भारत का पठार ये दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है। तीसरा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड का पठार है। और चौथा दिखाया गया है रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा श्रेणी, ये एक सतपुड़ा श्रेणी है। और नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र, ये जो है ये मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र हैं जो 7 भागों में बांटे गए हैं। मालवा के पठार की बात करें तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। उज्जैन, इंदौर और भोपाल क्षेत्र के कुछ ज़िले इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, संभागों के ज़िले इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अरावली पर्वत जो है ये मालवा के पठार के पश्चिम में स्थित है। और मालवा का पठार है भोपाल से आगे तक सीहोर तक ये यहाँ पर पाया जा सकता है। यहाँ पर मालवा का पठार देखा जा सकता है। तो एक प्रकार से देखें तो ये मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक पठार है। दूसरा हम चर्चा करें कि मध्य भारत का पठार, तो मध्य भारत का पठार जो है ये इस प्रकार से है। ये मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और नीमच और मंदसौर की भानपुरा तहसील में मध्य भारत का पठार जो है वो पाया जाता है। ठीक है, मालवा और मध्य भारत के पठार की बात हो गई। अब हम चर्चा करते हैं तीसरा नंबर का जो पठार है वो है बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है? छतरपुर और टीकमगढ़ ज़िला है। टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी और पन्ना ज़िला का कुछ क्षेत्र, दतिया ज़िला, ये जो है टीकमगढ़, ये जो है ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार जो है ये रीवा पन्ना, सतना और एक और सीधी और सिंगरौली ज़िलों में ये रीवा पन्ना का पठार पाया जाता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जो है ये मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, इन ज़िलों में जो है बघेलखंड का पठार अवस्थित है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो सतपुड़ा के अंतर्गत मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। सतपुड़ा से ही बैतूल ज़िले से जहाँ पर हम देखते हैं तो महादेव पर्वत श्रेणी स्थित है। और छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, ये महत्वपूर्ण ज़िले जो हैं ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और बैतूल ज़िले से एक मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी ताप्ती नदी जो है वो निकलती है। ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, तो बैतूल ज़िले से निकलती है वो। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति है। उसके बाद हम चर्चा करें कि नर्मदा सोन की घाटी, तो नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये इस प्रकार से जो है ये नर्मदा का प्रवाह तंत्र है। और एक और नदी जो सोन नदी निकलती है वो भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से। इन दोनों का उद्गम स्थल ये कहा जा सकता है। तो ये इनका जो अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश का क्या कहलाता है? नर्मदा और सोन घाटी क्षेत्र कहलाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये थी मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र जिनकी चर्चा हमने की है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है कि नीमाड़ का पेरिस कहाँ है? पेरिस यूरोप में है, फ्रांस की राजधानी है। तो वहाँ पर सुंदर नगर है, पेरिस एक सुंदर नगर है। तो नीमाड़ क्षेत्र, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के 4 अंचल है। 4 अंचल कौन कौन से हैं? पहला है मालवा, नीमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नीमाड़ की। तो नीमाड़ के अंतर्गत जो ज़िले सम्मिलित किए जाते हैं खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये ज़िले जो हैं ये नीमाड़ के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नीमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? तो नीमाड़ का पेरिस जो है वो खंडवा को कहा जाता है। खंडवा को नीमाड़ का पेरिस कहा जाता है। खंडवा नीमाड़ का एक महत्वपूर्ण नगर है और मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। यह नगर मध्य प्रदेश के दक्षिण में, मतलब अगर हम मैप में देखें तो खंडवा जो है
वो कहाँ पर, यहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये खंडवा एक महत्वपूर्ण नगर है। खंडवा में मांधाता एक तीर्थ स्थान है जहाँ पर ओंकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में अपना स्थान रखता है। और मध्य प्रदेश में खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी बहती है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, सीधी एवं झाबुआ है यहाँ पर। सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कर सही विकल्प चुनें। तो सीधी में सूर्यास्त 1 घंटे पहले होगा, दूसरा ऑप्शन है झाबुआ में सूर्यास्त 1 घंटे पहले होगा, तीसरा है कि सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये एक फैक्ट है कि सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा। इसका सही आंसर होगा वो है सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये यहाँ पर हम सीधी लेते हैं और ये झाबुआ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की मध्य दूरी कितनी है, 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर इन दोनों की मध्य दूरी है। तो सूर्यास्त भी यहाँ पर पहले होगा और सूर्योदय भी पहले, क्योंकि पूर्व में स्थित है। ये सीधी जो है ये पूर्व में, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है और 870 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच। तो कितना अंतर पाया जाएगा, 1 घंटे का अंतर जो है इन दोनों के मध्य सूर्यास्त और सूर्योदय में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं कि राजा परमार भोज की राजधानी कहाँ थी। तो राजा भोज परमार की राजधानी, सीधा सा प्रश्न है कि यहाँ पर धार में स्थित थी राजा भोज परमार की। इन्होंने एक महत्वपूर्ण नगर भोजपाल, जो आधुनिक भोपाल कहा जाता है, वो भोजपाल किसने बसाया था, राजा भोज परमार ने बसाया था। और मांडू की आपको पता ही है, मांडू जो है वो राजा रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे महल पाए जाते हैं, जैसे कि जहाज महल प्रमुख है। मंडला की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे, यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित मंडला नगर है। और जबलपुर में मार्बल रॉक्स मतलब सफ़ेद संगमरमर का क्षेत्र जबलपुर कहा जाता है, ठीक है। तो राजा भोज परमार की राजधानी कहाँ थी, तो धार में जो है वो राजा भोज परमार की राजधानी थी। और 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक भोज राजाओं ने मध्य प्रदेश में एक लंबे समय तक शासन किया है। और इन्होंने महत्वपूर्ण, जैसे कि धार में भोजशाला और चित्तौड़ का त्रिभुवन मंदिर, ये किसने बनाया, राजा भोज ने बनाया। और भोजपाल नगर, इन्होंने बहुत सारे तालाब भी बसाए, तालाबों का निर्माण भी किया है और बहुत सारे नगरों का निर्माण किया है राजा भोज ने। और राजा भोज जो हैं ये एक साहित्य प्रिय भी व्यक्ति थे। इनके दरबार में नवरत्न पाया जाता था, साहित्य प्रेमियों को उपहार दिए जाते थे। और इन्होंने खुद ने वाणी विलास कंठाभरण की रचना की थी, ठीक है। तो राजा भोज परमार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो भोज परमार वंश के शासक थे। अब 5वां प्रश्न देखते हैं कि अलीराजपुर कब ज़िला बना। तो अलीराजपुर ज़िला जो है वो 2008 में बना। कब बना, अगर हम ज़िले का विकास क्रम देखें मध्य प्रदेश में, तो ज़िले के विकास क्रम में देखते हैं हम कि सबसे पहले जो है 1956 में क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन होता है। 1956 में पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में हुआ। और 1956 में क्या हुआ कि यहाँ पर 43 ज़िले बनाए गए और मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज़िलों को मिलाकर 43 ज़िले बनाए और 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 ज़िले बनाए गए। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 ज़िले बनाए गए। फिर आती है बारी 1998 की। 1998 में क्या होता है कि पहले BR दुबे समिति गठित होती है, उसके अंतर्गत 10 नए ज़िले बनते हैं। उसके बाद कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद सिंहदेव कमेटी गठित होती है, उसमें 6 नए ज़िले बनते हैं। तो 1998 में 16 नए ज़िले बनाए गए, ठीक है। 16 नए ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश में बनाए गए। उस समय ज़िलों की संख्या 61 हो गई मध्य प्रदेश में। कितनी, 61 हो गई मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या। और उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश में 45 ज़िले रह गए। उसके 45 नहीं, सॉरी, कम थे, तो मध्य प्रदेश में ज़िले रह गए। उसके बाद 2003 में आते हैं हम, तो 2003 में 3 नए ज़िले बनाए गए। 2008 में 2 नए ज़िले बने। 2008 में 2 नए ज़िले बने। उनमें उसमें कौन कौन सा, एक तो आपका अलीराजपुर है, ये जो झाबुआ ज़िले से अलग होकर बना। दूसरे की हम चर्चा करें तो सीधी ज़िले से सिंगरौली ज़िला बनाया गया। सीधी ज़िले से सिंगरौली ज़िला बनाया गया 2008 में, और झाबुआ ज़िले से अलीराजपुर ज़िला बनाया गया। और फिर बात करते हैं 2013 की। 2013 में आगर मालवा ज़िला बनाया गया जो शाजापुर से अलग हुआ।
और फिर अभी 2018 में निवाड़ी ज़िला बनाया गया, और फिर अभी कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि 3 नए ज़िले बनाए जाएंगे। एक गुना से चचौड़ा ज़िला बनाया जाएगा, सतना से मैहर ज़िला बनाया जाएगा और उज्जैन से नागदा ज़िला बनाया जाएगा। तो इस प्रकार ज़िलों का ये विकास क्रम रहा है मध्य प्रदेश में। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। पांडुलिपियाँ संग्रहित की जाती है। और दुष्यंत कुमार की चर्चा करें, दुष्यंत कुमार जो है मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े गज़लकार रहे हैं। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो रातापानी की बात करें तो रातापानी अभ्यारण्य जो है वो रायसेन ज़िले में स्थित है। राजगढ़ में बात करें तो राजगढ़ में कौन सा, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। शिवपुरी की बात करें तो करेरा अभ्यारण्य जो है वो शिवपुरी में स्थित है। और ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में कौन सा, घाटी गाँव अभ्यारण्य स्थित है। और शिवपुरी और ग्वालियर में जो घाटी गाँव और करेरा अभ्यारण्य स्थित है, यहाँ पर जो लुप्त प्राय है एक चिड़िया है सोन चिड़ैया, उसका संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पर, करेरा और घाटी गाँव अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर, शिवपुरी में, और घाटी गाँव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। तो इन दोनों में सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। अब आठवां प्रश्न है कि HN3, यहाँ पर NH3 है, नेशनल हाईवे 3, यह HN3 टाइप हो गया है। तो नेशनल हाईवे 3 कहाँ से गुजरता है। तो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 3 जो है वो शिवपुरी से गुजरता है। कहाँ से, शिवपुरी। शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर है जहाँ से नेशनल हाईवे 3 जो है निकलता है। ठीक है, यहाँ सीधी नहीं, शिवपुरी से जो है नेशनल हाईवे 3 निकलता है। अब नेशनल हाईवे 3 की चर्चा कर लेते हैं। तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप, जहाँ से हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे 3 है। ये क्षेत्र है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। देखिए शिवपुरी से होकर निकलता है गुना, फिर राजगढ़, फिर सारंगपुर, शाजापुर, इंदौर होके ये महाराष्ट्र में चला जाता है। तो ये एक मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर लंबाई की बात करें तो नेशनल हाईवे 3 निकलता है। मध्य प्रदेश में लंबाई में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा, नेशनल हाईवे 3 है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नेशनल हाईवे 7 है। तो नेशनल हाईवे 7 की भी चर्चा कर लेते हैं। ये जबलपुर, रीवा और सतना यहाँ से होकर जो निकलता है वो नेशनल हाईवे 7 है, जो कि मध्य प्रदेश का नहीं भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे बड़े नेशनल हाईवे की बात करें तो कौन सा, नेशनल हाईवे 3 है। अब 9वां प्रश्न है कि दतिया का पूर्व नाम क्या था। तो दतिया का पूर्व नाम जो था वो दिलीप नगर किसे कहा जाता है, दतिया को कहा जाता है। ठीक है। अब 10वां प्रश्न देखते हैं, मुश्ताक अली का संबंध है। मुश्ताक अली का संबंध किससे है, कहाँ से है। तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर से मुश्ताक अली थे। अब मुश्ताक अली की चर्चा करते हैं कि मुश्ताक अली कौन थे। तो मुश्ताक अली एक क्रिकेटर थे जो टेस्ट क्रिकेट में, जिन्होंने भारत की तरफ से विदेश में किसी विदेशी धरती पर भारत की तरफ से सबसे पहले शतक लगाने वाले, टेस्ट सीरीज़ में शतक लगाने वाले कौन थे, तो मुश्ताक अली थे। तो ये इनका संबंध कहाँ से था, तो इंदौर से है। मध्य प्रदेश में कहाँ से, मुश्ताक अली का संबंध इंदौर से है। मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी आज भी खेली जाती है। मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो एक महत्वपूर्ण ट्रॉफ़ी है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। 11वां प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है। तो मध्य प्रदेश से खेलों की खबरें अगर हमें देखनी है तो खेल हलचल जो है मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है जो खेलों से संबंधित है और एकमात्र है। ठीक है। 12वां प्रश्न देखते हैं, यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ स्थित है। यशोधर्मन संग्रहालय जो है वो मंदसौर ज़िले में स्थित है और यहाँ का एक राजा रहा है यशोधर्मन, उन्हीं के नाम पर मंदसौर में जो है यशोधर्मन संग्रहालय की स्थापना की गई है। 13वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर नहीं रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर ये तीनों ऊपर के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा, श्री भगवत दयाल शर्मा ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। डॉक्टर भाई महावीर ये भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तीसरे हैं निरंजन नाथ वांचू, ये भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। जबकि चौथे राजा नरेश चंद्र सिंह ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, ऑप्शन डी। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं कि गबल गायन से संबंधित है। गवल है वो गबल नहीं, गवल जो है वो निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है। गवल कहाँ पर, निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है। कवि प्रिया किसकी रचना है, देखिए कवि प्रिया जो है वो केशवदास की, कवि प्रिया किसकी रचना है, केशवदास की। केशवदास की एक और है कवि प्रिया के अलावा, रसिक प्रिया।
कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये किनकी रचना है? केशवदास की रचना है। अगर हम बाण भट्ट की बात करें तो इन्होंने हर्षचरित लिखा है, बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है। भवभूतिका उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित किसकी है? भवभूति की। भर्तहरि की अगर हम रचनाओं की बात करें तो भर्तहरि ने लिखे हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। इनकी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित है। तो ये केशवदास की रचना है, ठीक है। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो केशवदास की रचना है। 16वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार है। तो मध्य प्रदेश से हिंदी भाषा में प्रथम प्रचारित होने वाला अखबार है नई दुनिया। नई दुनिया जो है ये हिंदी से प्रकाशित मध्य प्रदेश की पहली पत्रिका है। और अगर मध्य प्रदेश के पहले अखबार की बात करें तो पहला अखबार जो है मध्य प्रदेश का वो है ग्वालियर अखबार। ग्वालियर अखबार की 1840 में जो है वो ग्वालियर अखबार चला था। मध्य प्रदेश का पहला अखबार था ग्वालियर अखबार। और अगर हम बात करें सबसे पहले हिंदी पत्रिका की तो हिंदी जो है वो समाचार पत्र है वो नई दुनिया, ठीक है। अब 17 प्रश्न है कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र के सहयोग से स्थापित किया गया है? देखिए भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। और इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित है दुर्गापुर का संयंत्र कारखाना, ठीक है। जापान के सहयोग से और जर्मनी के सहयोग से नहीं है। एक और इंग्लैंड, रूस और यूएसए के सहयोग से भी एक कारखाना स्थापित है भारत में, ठीक है। और इंग्लैंड के सहयोग से कौन सा? इंग्लैंड के सहयोग से दुर्गापुर। और जर्मनी के सहयोग से भी राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से, जबकि रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित है। अब आपको बताना है असत्य मेल कौन सा है। देखिए यहाँ पर बकरी दिया हुआ है तो सामने लिखा हुआ है जमुनापारी। जमुनापारी बकरी की एक किस्म है, तो ये सही है। जमुनापारी जो है वो बकरी की एक किस्म है, एक प्रकार की बकरी है जमुनापारी। जमुनापारी क्या है? एक प्रकार की बकरी है। जमुनापारी बकरी की किस्म है, सही है। भदावरी भैंस है, ये भी सही है। कड़कनाथ पोल्ट्री मुर्गी की एक प्रजाति है, बिल्कुल सही। क्योंकि पोल्ट्री जो कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे जो हैं वो मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में पाए जाते हैं और इनको जीआई टैग मिला हुआ है। ग्लोबल इंडिकेशन टैग जो है वो इनको मिला हुआ है, जीआई टैग। कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग प्राप्त हो गया है। जबकि मालवी एक भैंस नहीं, मालवी एक भाषा है। मालवी क्या है? एक भाषा है। मालवी भैंस नहीं है। भैंस की प्रजाति कौन सी है? भदावरी है, मुर्रा है, जबकि मालवी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, काली सिंध नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो काली सिंध नदी जो है वो देवास के बागली गाँव, काली सिंध नदी जो है बागली गाँव से निकलती है। इंदौर की काकरीबाड़ी पहाड़ी से नहीं निकलती है। और देवास के बागली गाँव से जो है वो कौन सी नदी निकलती है? तो वो नदी निकलती है बागली गांव से, काली सिंध नदी। और इंदौर की ककरीबाड़ी पहाड़ी से किसका उद्गम स्थल है? तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। और महादेव पर्वत की बात करें तो यहाँ पर ताप्ती नदी पचमढ़ी के बैतूल ज़िले से कौन थी? तापी नदी जो है वो निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न था आपका काली सिंध का, तो देवास के पास में बागली गाँव है, वहाँ से काली सिंध नदी का उद्गम होता है, जो कि चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। चलिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात अगला प्रश्न है। 20वां प्रश्न के सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। और बेतवा की अगर बात करें तो भालकुंड जलप्रपात है। बीहड़ की बात करें तो बीहड़ पर चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और चंबल की अगर बात करें तो चंबल में जो है वो चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात जो है वो कहाँ पर? वो चंबल नदी में स्थित है। चंबल नदी जब गांधी सागर से होकर मध्य प्रदेश की सीमा लांघकर जब राजस्थान में प्रवेश करती है, वहाँ पर भैंसरोडगढ़ नामक स्थान के पास चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर अवस्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अब अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है वन और वन्यजीव संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान, तीसरा ऑप्शन है वन्यकरण से प्रेरित करने के संबंध में, और चौथा ऑप्शन है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने। तो इसका जो संबंध है
अमृता देवी पुरस्कार का संबंध है वो है वन और वन्य जीव संरक्षण दोनों के लिए ये जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अब 22वां प्रश्न देखते हैं, जिप्सम किन जिलों में पाया जाता है? तो जिप्सम का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में, जिप्सम का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में वो कहाँ पाया जाता है? तो जिप्सम जो है जबलपुर व रीवा ज़िले में पाया जाता है। जबलपुर व रीवा ज़िले में जिप्सम का उत्पादन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अफीम उत्पादन पर आधारित एल्कोलाइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? देखिए मंदसौर और नीमच ज़िले जो हैं ये अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा क्या करें, मध्य प्रदेश में अगर कहीं उत्पादन होता है तो वो नीमच और मंदसौर में होता है, जबकि एल्कोलाइड फैक्ट्री जो है वो नीमच में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश नहीं, केंद्र सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत एल्कोलाइड फैक्ट्री जो है वो मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित है। अब मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना जो हुई थी वो 1969 में के अंतर्गत मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। तो ये चौथा प्रश्न, ये 24वां प्रश्न हमने देखा। अब 25वां प्रश्न देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की पांडव गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपके सामने कि पचमढ़ी, दूसरा ऑप्शन है धार, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है रायसेन। तो पांडव गुफाएं जो हैं वो पचमढ़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में पांडव गुफाएं स्थित है। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण